उत्तराखंड में क्या सरकार पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति हो पाएगी? अगर लोकायुक्त की नियुक्ति हो जाती है तो भ्रष्टाचार कैसे रुक सकता है? नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लोकायुक्त नियुक्त करने के संदर्भ में क्या निर्देश दिए हैं और राज्य सरकार पर नैनीताल हाईकोर्ट के नोटिस का क्या असर पड़ेगा? इन सारे सवालों के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गया हूं, लेकिन खबर विस्तार से बताऊं उससे पहले आपसे आग्रह है, खबर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, खबर पर अपनी राय जरूर दें। आप बताएं कि क्या उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। नैनीताल हाईकोर्ट ने एक नोटिस उत्तराखंड सरकार को दिया है। राज्य सरकार को जवाब दाखिल करना है। मामले की सुनवाई 8 मई को होगी। लोकायुक्त से संबंधित यह मामला था। एक जनहित याचिका नैनीताल हाईकोर्ट में दाखिल की गई। चीफ जस्टिस की बेंच में यह मामला गया और चीफ जस्टिस को बताया गया कि करोड़ों रुपए लोकायुक्त कार्यालय पर हर साल खर्च हो रहे हैं और हास्यास्पद बात यह है कि लोकायुक्त की नियुक्ति पिछले 10 साल से उत्तराखंड में हुई ही नहीं है। इस बात का संज्ञान हाईकोर्ट ने ले लिया। हाईकोर्ट के सामने जो तर्क रखे गए उसमें बताया गया कि कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो भ्रष्टाचार के मामले में निष्पक्ष जांच कर सके, क्योंकि जो भी जांच होती है वो सरकार के ही नियंत्रण में होती है। और उत्तराखंड में चाहे NH 74 में मुआवजा घोटाला हुआ हो, चाहे छात्रवृत्ति बांटने का घोटाला हुआ हो, चाहे तमाम भर्ती घोटाले हुए हैं, वो सारे भ्रष्टाचार के ही उदाहरण हैं। और कोई भी एजेंसी रसूखदारों तक पहुंचने में नाकाम है। हर जांच की मंजूरी शासन से लेनी होती है, इसलिए निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। इसलिए लोकायुक्त का गठन जो हुआ था उसी के आधार पर लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। वास्तव में उत्तराखंड में भी लोकायुक्त की नियुक्ति हुई थी। 2002-3 के आसपास का समय था। उत्तराखंड की कमान ND तिवारी संभाल रहे थे। कांग्रेस का राज था। कांग्रेस ने HSA रजा साहब को लोकायुक्त नियुक्त किया। 5 साल तक रजा साहब लोकायुक्त की कुर्सी पर बने रहे। उन्होंने संस्था को स्थापित कर दिया था। तमाम लोग भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत लेकर लोकायुक्त कार्यालय में पहुंचा करते थे। उनका कार्यकाल 2008 में समाप्त हुआ और उसके बाद जनरल BC खंडूड़ी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। खंडूड़ी साहब ने भी जस्टिस आलोक घिल्डियाल को लोकायुक्त की जिम्मेदारी सौंपी। उनका कार्यकाल 2013 तक था। इस बीच लोकायुक्त के अधिकारों में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर देश भर में एक आंदोलन हुआ। अन्ना मूवमेंट आप सबको याद होगा। 2010-11 के आसपास यह आंदोलन अपने चरम पर था। केंद्र में मजबूत लोकपाल की मांग की जा रही थी और राज्यों में लोकायुक्त के नियुक्ति को लेकर, उनके अधिकारों में बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन चरम पर था। लेकिन 2012 में मजबूत लोकायुक्त के अधिकारों वाला ड्राफ्ट BC खंडूड़ी की सरकार ने प्रस्तुत किया। लेकिन जब उनकी सरकार चली गई तो कांग्रेस ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। 2013 में जस्टिस आलोक घिल्डियाल का कार्यकाल पूरा हो गया। उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान थे विजय बहुगुणा। विजय बहुगुणा ने अपने बचे हुए 1 साल के कार्यकाल में, मतलब 2013 से 2014 के बीच में जो कार्यकाल विजय बहुगुणा का था, उसमें वो नए लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं कर पाए। हालांकि विजय बहुगुणा 2012 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे।
अपदस्थ होने के बाद विजय बहुगुणा साइड हो गए और उत्तराखंड की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो गए हरीश रावत। हरीश रावत ने भी 2014 से लेकर 2017 तक लोकायुक्त के मामले में कोई स्पष्ट रुख नहीं दिखाया। जाहिर सी बात है, ना बीजेपी और ना कांग्रेस ये चाहती है कि कोई मजबूत लोकायुक्त तैनात हो। भला कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा क्यों चाहेगा कि लोकायुक्त उसके मामले की जांच करे? जो लोकायुक्त के अधिकार हैं उसमें वो मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री सहित तमाम आईएएस और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के मामलों की जांच कर सकते हैं। इसलिए कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा कि मजबूत लोकायुक्त का गठन हो, मजबूत लोकायुक्त बने। और शायद यही वजह है कि पिछले 10 साल से उत्तराखंड में लोकायुक्त नहीं है। और इसी बात को लेकर अब नैनीताल हाई कोर्ट में जनहित याचिका सुनी जा रही है और राज्य सरकार को नोटिस भेजे गए हैं। वैसे जब 2017 में बीजेपी की सरकार बंपर बहुमत के साथ आई तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने। त्रिवेंद्र सरकार से कई बार मीडिया कर्मियों ने भी पूछा और कई इधर उधर के सामाजिक संगठनों ने भी जवाब जानना चाहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का दावा करने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत लोकायुक्त का गठन क्यों नहीं करते। त्रिवेंद्र सिंह रावत का सीधा जवाब होता था कि उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है, इसलिए लोकायुक्त की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य की जो जांच एजेंसियां हैं वो काम कर रही है, इसलिए लोकायुक्त की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तर्क त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार देते रहे। उनको भी अपदस्थ किया गया। तीरथ सिंह रावत आए, उनका कार्यकाल 4 महीने का ही था। अब बारी है पुष्कर सिंह धामी की। तमाम लोग नैनीताल हाई कोर्ट में दाखिल हुई जन याचिका के बाद पूछ रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति कैसे हो पाएगी। अब यह बात सबको मालूम चल गई है कि जिस संस्था में 10 साल से लोकायुक्त नहीं है उसके दफ्तर में आखिर क्या काम होता रहा होगा पिछले 10 वर्षों में। एक अंदाजा लगाइए कि 2013 में भ्रष्टाचार के मामलों की शिकायत करने के लिए 650 के आसपास अर्जियां या शिकायतें लोकायुक्त कार्यालय में पहुंची थी, जो अब मात्र 10-15 तक ही पहुंची हैं। अंदाजा लग सकता है कि जब वहां लोकायुक्त है ही नहीं तो शिकायत किससे की जाएगी। जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो एसआईटी है, चाहे वो विजिलेंस है, चाहे वो एसटीएफ है, वो राज्य सरकार के नियंत्रण में काम करती है। ये ही दावा या ये ही तर्क नैनीताल हाईकोर्ट में दिया गया है। वैसे मैं आपको बताऊं, ये कोई पहला मामला नहीं है जब इस तरीके का मामला हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हो। 2016 में जब हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे तो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर ली गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय तत्कालीन राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था कि वो बताए कि लोकायुक्त का गठन क्यों नहीं किया गया है या लोकायुक्त की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। जब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब राज्य सरकार ने नहीं दिया, और अगर दिया भी होगा तो अंदाजा लगाइए उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ, 2016 से लेकर 2023 तक कुछ नहीं हुआ, तो नैनीताल हाई कोर्ट के नोटिस को राज्य सरकार कितनी गंभीरता से ले सकती है या कितनी गंभीरता से लेगी। और जो नोटिस नैनीताल हाई कोर्ट ने दिया है उसका जिस तरीके का जवाब प्रस्तुत करके राज्य सरकार देगी, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि क्या उस जवाब से नैनीताल हाईकोर्ट संतुष्ट होगा या नहीं होगा। वैसे एक सवाल हमारे मन में भी है, 2003 से लेकर 2013 तक का कालखंड लोकायुक्त का भी हुआ करता था। उत्तराखंड में लोकायुक्त थे। हम उन फैसलों को जानना चाहते हैं कि लोकायुक्त ने 10 वर्ष के कार्यकाल में किस तरीके के फैसले दिए, कैसी नजीर उत्तराखंड की जनता के सामने प्रस्तुत की। अगर इसको तलाशने की हम कोशिश करते हैं तो पता चलता है लोकायुक्त के कोई भी ऐसे फैसले अभी तक देखने को नहीं मिले हैं जिसे उदाहरण के तौर पर सामने रखा जा सके। लेकिन फिर एक बात आती है
कि यह कमजोर लोकायुक्त था जिस पर पावर्स बहुत कम थी, और उसके बाद मजबूत लोकायुक्त के लिए आंदोलन हुआ और उसके ड्राफ्ट कई जगह बांटे गए और राज्य सरकार ने भी उस पर बहुत गंभीरता के साथ मंथन किया था। लेकिन अब एक बार फिर से लोकायुक्त को लेकर राजनीति होनी शुरू हो गई है। देखना यह है कि नैनीताल हाई कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई है उसका कितना असर, उसका कितना दबाव राज्य सरकार पर हो पाता है, पुष्कर सिंह धामी पर हो पाता है, और राज्य सरकार क्या जवाब दाखिल करेगी, यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा। साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगले रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आग्रह जरूर करूंगा, खबर यदि पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, खबर पर अपनी राय जरूर दें कि क्या उत्तराखंड में लोकायुक्त का गठन होना चाहिए, लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।